जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो को एक नॉर्मल वीडियो समझकर स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिसे आप कम समय तैयार करके अपने पूरे 5 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऐसे प्रश्नों की जो कि कहानियों से संबंधित होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और इनको तैयार करना बेहद ही आसान होता है। और जहां पर बात आती है कहानियों की, कहानियों से संबंधित प्रश्नों की, वहां पर सबसे पहला नाम आता है पंचलाइट का, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसी कहानी है, अगर 7 सेट छपते हैं तो 7 में से 4 से 5 सेट में तो पक्का पूछा जाता है, पंचलाइट पूछा ही जाएगा। और आपको एक और कहानी तैयार करना है इसके अलावा बहादुर। अगर आप अब 4 में से सिर्फ ये 2 कहानी तैयार कर लेता तो यकीन मानिए इसके बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको पंचलाइट का पूरा सारांश और उद्देश्य, चरित्र चित्रण सब कुछ बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कितने शब्दों में लिखना है, कितने पेज में लिखना होता है। मतलब सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। इसी वीडियो में आपको पूरा तैयार करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर देखते देखते याद ना हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जो बोलना होगा बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, जिसमें पंचलाइट कहानी को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पंचलाइट कहानी को लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। सबसे पहले पंचलाइट कहानी को समझने से पहले मैं इसके प्रमुख पात्रों के बारे में बता देना चाहता हूं, जो इस कहानी के प्रमुख कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे तुम मूवी देखते हो तो उसमें हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलेन होता है, वैसे ही कहानियों में भी कुछ प्रमुख पात्र होते हैं। जैसे आपका इस कहानी में जो आपका सबसे प्रमुख पात्र है वो है गोधन। गोधन जो है गांव का एक लड़का होता है, गांव का एक नवयुवक होता है, और जो है बहुत ही ज्यादा होशियार होता है। मतलब ये समझ लो कि जिस गांव में रहता है उस गांव में सबसे ज्यादा होशियार वही है। और जो है वो एक लड़की से प्रेम करता है जिसका नाम है मुनरी। ठीक है, और मुनरी की माता का नाम है गुलरी काकी। ठीक है, और ये तीनों जो है जिस गांव में रहते हैं उस गांव के एक हैं सरदार जी। ठीक है, तो मोटा मोटा ये समझ में आ गया होगा कि हाँ इस कहानी में कुल कितने पात्र हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे दीवान जी, और भी कई लोग हैं, पर उनको हम आगे वीडियो में देखेंगे। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले ये समझ लो कितने शब्दों में लिखना होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हिंदी के एग्जाम में बहुत कुछ लिखना होता है। जीवन परिचय हो गया, कहानी हो गया, खंडकाव्य हो गया, पत्र लेखन, निबंध लेखन, मतलब बहुत सारा कुछ लिखना रहता है। बहुत सारे बच्चे तो बहुत कुछ छोड़कर भी चले आते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित शब्द सीमा है उसको ध्यान में रखकर चलना है। यानी आपको पूरे कहानी को जो है सिर्फ 80 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्दों में। 80 से ज्यादा 100 कर लीजिएगा, पर इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा दूर दूर लिखते हैं तो 1.5 पेज में, वरना आप अगर पास पास में लिखते हैं तो 1 पेज में। इतना काफी रहेगा, क्योंकि अब जो है कॉपियां जो आती है बोर्ड एग्जाम की वो वर्टिकल फॉर्मेट में आती है, वो लंबी होती है, उसमें एक ही पेज में आपका पूरा कहानी आ जाएगा। तो आपको अगर आप पास पास लिखते हैं तो आप 1 पेज में लिख सकते हैं। अगर आप दूर दूर लिखते हैं तो आप 1.5 पेज में कोशिश करिए उतना आपको लिखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले समझ लेते हैं सर कहानी का सारांश कैसे लिखोगे। देखो, अगर आपके एग्जाम में कोई भी कहानी आ जाए, किसी भी कहानी का सारांश पूछ ले, किसी भी कहानी का उद्देश्य पूछ ले, तुम्हारी सबसे पहली लाइन क्या होनी चाहिए? उस कहानी का नाम और वह किसके द्वारा लिखी गई है। यानी तुम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे कि पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं और वह हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके तुम छोटा भी लिख सकते हो कि पंचलाइट कहानी जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखित है। उसके बाद में क्या लिखोगे? पंचलाइट बिहार के आंचलिक प्रवेश की कहानी, क्योंकि हमारे जो लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने इसमें बिहार के एक छोटे से क्षेत्र का जो है चित्रण किया है। ठीक है, पंचलाइट कहानी के माध्यम से ग्रामवासियों की मनोस्थिति की वास्तविक झांकी प्रस्तुत की गई है। यानी इसमें ग्रामवासियों की मनोस्थिति का वास्तविक चित्रण किया गया है। इसमें दिखाया गया है किस प्रकार जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो आज भी ऊंच नीच में, जात पात में विश्वास रखते हैं और जातियों में जो है बटे रहते हैं। साथ ही साथ इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार आवश्यकता जो है बड़े से बड़े अवगुण, निषेध अथवा रूढ़िगत संस्कार को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। और यही लाइन याद कर लो, क्या लिखोगे कि आवश्यकता जो है बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार अथवा अवगुण अथवा निषेधों को क्या करती है? व्यर्थ साबित कर देती है। यानी अगर तुम्हारे अंदर 1000 अवगुण हैं लेकिन तुम्हारे अंदर एक अच्छाई है, ठीक है, एक अच्छाई है, कोई एक बहुत बड़ा गुण है, तो उस पर क्या है, तुम्हारे सारे अवगुण माफ हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो इसका कहानी का पूरा जो है सारांश समझ लेते हैं कि आखिर इस कहानी में मेन है क्या। तो इस कहानी में होता क्या है, एक गांव होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी टोलियां होती हैं। यादव टोली हो गई, ब्राह्मण टोली हो गई, तो उसी में से एक टोली होती है महातो टोली। अब सभी टोलियों के पास पंचलाइट होता है। ठीक है, लेकिन महातो टोली के पास पंचलाइट नहीं होता। तो महातो टोली के लोग जो है पंचलाइट खरीद लाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जलाना नहीं जानते हैं, और इस टोली के लिए अपमान की बात है। ठीक है, मतलब पंचलाइट खरीद तो लाते हैं, बहुत सारे लोग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई जलाना नहीं जानता। ठीक है, और फिर सब समस्या के समाधान के लिए मुनरी अपने प्रेमी जिसका हुक्का पानी बंद है, मैंने तुमको शुरुआत में बताया क्या है, इस कहानी का प्रमुख पात्र है गोधन, जो कि मुनरी से प्रेम करता है। और जब उसके घर के बाहर से निकलता है तो गाना गाता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो इसीलिए जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी, उन्होंने पंचायत से शिकायत कर दी थी। तो जो पंच थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गांव से बेदखल किया था, मतलब टोली से उन्हें निकाल दिया गया था। लेकिन क्या है, तो फिर जब समस्या पड़ती है तो गोधन को बुलाया जाता है, और फिर क्या होता है, गोधन आता है और पंचलाइट जला देता
है। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और फिर सरदार गोधन के साथ खून माफ कर देता है, मतलब उसके सारे दोस्त जो है माफ कर देता है और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं। और फिर जो मुनरी की माँ होती है गुलरी काकी, उसे रात के भोजन पर आमंत्रित कर लेती है अपने दामाद को, और फिर क्या होता है, मुनरी और गोधन का प्रेम फिर से हरा भरा हो जाता है। ठीक है, ये था ये पूरी कहानी जिसको मैंने बहुत ही आसानी से बता दिया। इसको आप अच्छे से सारांश लिख सकते हो, मात्र 80 वर्ड में लिखना है और उतना ही मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार आपको कॉपी में लिख देना है। अब इसका उद्देश्य कैसे लिखोगे? उद्देश्य के लिए तुम यहाँ की सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे कि पंचलाइट कहानी के लेखक फटसवास रेणु जी हैं, पूर्व हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। सबसे पहली लाइन तो यही लिखोगे, चाहे सारांश पूछे या उद्देश्य। उसके बाद में क्या लिखोगे? बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। इतना तो तुम सेम ही रखोगे, चाहे सारांश या उद्देश्य। उसके बाद में क्या लिखोगे कि गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं और उसे मनचाहा आचरण करने की छूट मिल जाती है। इससे क्या पता चलता है बताओ? इससे पता चलता है कि मतलब तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक गुण हो, तुम्हारे सारे दोष माफ हो जाएंगे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़गत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। ठीक है, और यही इस कहानी का प्रमुख सेंट्रल आइडिया है, कह लो केंद्रीय भाव है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर फटसवास रेणु जी ने एक ही कहानी के माध्यम से दो उद्देश्य को प्रकट किया है। सबसे पहला कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़गत संस्कार अथवा अवगुण अथवा निषेधों को क्या करती है? व्यर्थ साबित कर देती है। ठीक है, ये तुम लिख दोगे। और फिर दूसरा तुम उद्देश्य क्या बताओगे? यहाँ पर उन्होंने यह दिखाया है कि किस प्रकार जो है गांववासी जो है, यहाँ पर ग्रामवासी जो है, वो जाति के आधार पर जो है टोलियों में बटे रहते हैं, विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्षा दोष से युक्त भाव से भरे रहते हैं। मतलब देखोगे आज जो है दुनिया कितनी आगे चल रही है, अमेरिका में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको भारत को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में आपको जाति पात नहीं दिखाई देगा, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा भेदभाव है, खासकर गांव में। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यह दिखाया कि भौतिक विकास के युग में गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। और इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली जो है उन्होंने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ठीक है, तो ये था इस कहानी का पूरा उद्देश्य, जो कि मैंने बहुत ही आसानी से बता दिया। कैसे लिखोगे? सबसे पहले ऊपर की दो लाइन सेम रहेगी कि पंचलाइट कहानी फटसवास रेणु जी के द्वारा लिखी गई है, ये बिहार के आंचलिक प्रवेश की कहानी है। फिर क्या लिखोगे? पहला उद्देश्य लिखोगे कि आवश्यकता जो है बड़े से बड़े रूढ़गत संस्कार अथवा परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। और फिर दूसरा उद्देश्य क्या लिखोगे? किस प्रकार जो है ग्रामवासी जो है एक दूसरे से ईर्षा दोष से युक्त भाव से भरे रहते हैं और आपस में टोलियों में बटे रहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या लिखोगे कि फटसवास रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ठीक है, तो यह था कहानी का सारांश और उद्देश्य। अब देखो, साहित्यिक हिंदी में चित्रण भी पूछा जाता है, सामान्य हिंदी में कभी नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर चांसेस नहीं होते हैं पूछा जाता है और इसलिए कोई करवाता भी नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं बता रहा हूं, इसको अच्छे से तैयार कर लो। इस बार सामान्य हिंदी में आपको चरित्र चित्रण जरूर देखने को मिलेगा, नोट करके रख लो, किसी ना किसी सेट में चरित्र चित्रण जरूर आएगा, गोधन का चरित्र चित्रण। ठीक है, लेकिन जो लोग सारांश और उद्देश्य रखकर जाएंगे वहां पर वो अपने नंबर गंवाकर चले आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर आपके सामने आ जाएगा गोधन का चरित्र चित्रण लिखेगा, आप कैसे लिखोगे? पहली लाइन सेम रहेगी कि पंचलाइट कहानी फटसवास रेणु जी के द्वारा लिखित है। दूसरी कहानी में लिखोगे कि गोधन जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। और फिर तुम यहाँ पर ये हेडिंग जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, अल्हड़ ग्रामीण युवक, निडर और गुणवान व्यक्ति, स्वाभिमानी और बुद्धिमान, ये जो है उनके प्रमुख गुण है। इसको तुम हेडिंग बनाओगे और इसके अंदर दो दो लाइन लिखोगे। जैसे मैं तुमको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर आ जाता है, एक वर्ड में लेता हूँ स्वाभिमानी, तो इसके अंदर तुम लिखोगे कि गोधन एक स्वाभिमानी युवक है। जब उसे डोली से बेदखल कर दिया जाता है और फिर पंचों के द्वारा उसे बुलाया जाता है पंचड़ी जलाने के लिए, तो वह आने से इंकार कर देता है। गुणवान व्यक्ति में लिखोगे कि गोधन एक गुणवान व्यक्ति है, वह महतो टोली का अकेला ऐसे व्यक्ति है जिसे पंचलड़ी जलाना आता है। बुद्धिमान के अंदर तुम लिख दो कि गोधन एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, वह बिना स्पिरिट के ही पंचलड़ी को जला देता है। इस तरह जो है तुम एक एक दो दो लाइन इन पॉइंट्स के अंदर लिख दोगे, तो इस तरह तुम्हारे पूरे 5 अंक पक्के हो जाएंगे। इस कहानी में हमने सारांश, उद्देश्य और चरित्र चित्रण सबको कवर किया है। अगर वीडियो को आवश्यकता पड़े तो दोबारा जरूर देखना, एग्जाम के टाइम पर अच्छे से तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको बताएंगे बहादुर कहानी के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, प्ले स्टोर से विजय24 ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे ऐप पर। वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना कि लिखना कैसे है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।